आज 5 नवंबर 2024 अमरीश मिश्रा स्पीक्स अपना तीसरा चैनल शुरू कर रहा है। पहला चैनल बैन हुआ मध्य सितंबर में, दूसरा चैनल शुरू किया। पहले वाले में 60,000 सब्सक्राइबर्स थे, दूसरे में एक डेढ़ महीने के अंदर 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए और कल वो रिमूव कर दिया गया। मैं जानता हूं इस बात को, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार बार रिमूव हो रहा है और रिमूव क्यों हो रहा है, उसका कारण आप जानते हैं। हालांकि मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई साहब आपका क्यों रिमूव होता है, जब बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभिसार शर्मा हैं, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हैं, अशोक कुमार पांडे हैं, इस तरह के लोग हैं, वो भी कभी कभी डालते हैं वीडियो इजराइल इस मुद्दे पे, और वो ज्यादातर इजराइल के खिलाफ डालते हैं। तो भाई मैं ये अच्छा, और भी उसमें नाम है कुछ, अजीत अंजुम हालांकि इस पर कभी नहीं बोले हैं, लेकिन उनका भी चैनल भाजपा विरोधी है, तो वो क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं कुछ होता, रविश कुमार का क्यों नहीं होता, सिद्धार्थ वरदराजन का द वायर क्यों नहीं होता है, ये सारी चीजें। तो ये बात आप समझ लीजिए कि चाहे वो अशोक कुमार पांडे हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे प्रसन्न वाजपेयी हो, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है। ये इनके इजराइल विरोध से इजराइल को कोई नुकसान नहीं है, इनके भाजपा विरोध से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। चाहे वो अशोक वानखेड़े हों जो यूट्यूब पे आते हैं, या एक पब्लिक इंडिया चैनल है, तमाम इस तरह के लोग, दीपक शर्मा है और क्या नाम से वो संजय शर्मा है, कोई इनको पॉलिटिकल नुकसान नहीं। ये ऐसे हैं अशोक कुमार पांडे वगैरह की बीजेपी ऐसे झटका दे गिर जाते हैं, इनको जो है सब्सक्राइबर्स कांग्रेस देती है, ये करती है। अब वो अपना बढ़ गए भाई, वो आगे बढ़े और बढ़े, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों मेरा बार बार रिमूव होता है, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूं, मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल, मंगल पांडे सेना का मैं अध्यक्ष हूं, और उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वो भाजपा का गढ़ है, जहां पर हमारे किसान संगठन सक्रिय है। पूरा गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, ये ऐसा बेल्ट है जहां से बीजेपी कभी नहीं हारती। इस बार पहली बार अयोध्या से हारी, फैजाबाद से, फिर भी बाकी जगह ज्यादातर जीती है वो, तो ये बाराबंकी छोड़ के। तो ये सब चीजों में हम लोग का बहुत बड़ा रोल था। और ब्राह्मण जो किसान हैं और मुस्लिम उस एरिया के, अभी देखिए दंगा भी बहराइच में हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने, अगर हम लोग नहीं होते तो जाने क्या हो जाता। हम लोग ब्राह्मण मुस्लिम एक यूनिटी पे काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक यूनिटी पे, और एग्रेसिव 1857 स्तर की यूनिटी, कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली यूनिटी पुराने टाइप की नहीं जो पिट गई है, जो एग्रेसिव, जिसके लिए हिंदू मुसलमानों ने खून दिया था कि एक पिता के दो ही पुत्र, एक हिंदू दूसर तुर्क, ये शुद्ध अवधि में मैं बोल रहा हूं। ये स्लोगन है हम लोग का, और इस स्लोगन पे हम लोग वहां भाजपा से लड़ रहे हैं, सोचिए, और टिके हुए हैं। तो इसलिए वो लोग जानते हैं ब्रिजभूषण का वो इलाका है, तमाम वहां इस तरह के माफिया हैं, सबसे हम लड़ रहे हैं। तो बीजेपी जानती है, और कुछ हद तक कांग्रेस और सपा भी जानती है कि अगर हम उभरेंगे तो उनका नुकसान होगा, तो इसलिए वो हमारे चैनल को बार बार बैन करते हैं। हम राजनीतिक आदमी हैं। और अभी अब बता दें, ये जो रिमूव हुआ, ये तो कमाल हो गया कि मैं 3 नवंबर को लखनऊ बड़ा इमामबाड़ा गया था, फिलिस्तीन में, वहां पर जो शिया धर्मगुरु हैं कल्ब जवाद साहब, बहुत इज्जत मैं उनकी करता हूं, उनके द्वारा बुलाया गया एक जलसा था, और उसके बाद मजलिस भी थी, और मजलिस भी में तक मैं रुका रहा, और उसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी, और उसी पे कार्यक्रम था। सैयद हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिये, यहया सिनवार और भी तमाम लोग, और उसमें जो डायस पे उलमा इकराम थे, वो सब शिया भी थे, ये सुन्नी भी थे, सारे फिरकों के थे। बड़ा इमामबाड़ा के अंदर जो पूरा शियाओं का गढ़ है, आसिफ उद्दौला ने बनाया था 1785 के करीब। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ मैंने स्पीच दी, और वहाँ स्पीच में जो रेगुलर स्पीच देता हूँ आप जानते हैं, और वो मैंने जब यूट्यूब पे डाली अपने चैनल पे, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, क्योंकि अमरीश मिश्रा स्पीक्स बैन हो गया था, तो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 बनाया था ये मिड सितंबर में। उसमें मैंने 3 तारीख की स्पीच को 4 नवंबर यानी कल डाला, और उस 3-4 घंटे में चैनल रिमूव हो गया। अब उस स्पीच में ऐसा क्या था, उसमें मैंने थंबनेल में, ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, ये इससे मिलता जुलता था, मैंने मोदी, नेतन्याहू और योगी को एक साथ रखा था। बस ये क्या इस वजह से हो गया, इस वजह से इतना डर गए, या उनको, ये जो मोसाद के लोग हैं यूट्यूब में, जो यूट्यूब इंडिया के चीफ हैं नील मोहन, NEAL मोहन, उनको भी टैग करके मैंने आज पूरा घेरा एक्स में। ये तो
एक मोसाद के एजेंट है। ये बात क्लियर हो गई है, और ये बात काफी कुछ पहले से क्लियर थी, करीब 6-7 महीने पहले से। रशिया ने यूट्यूब और गूगल पे बताइए 26 डिसिलियन, यानी 26 डिसिलियन डॉलर, डिसिलियन मतलब 26 के बाद आप 36 जीरो और लगाइए तो वो डिसिलियन होता है। उसका मतलब मिलियन ट्रिलियन से आगे डिसिलियन, मिलियन ट्रिलियन, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10। तो इतना उन्होंने गूगल और यूट्यूब पे लगाया है कि यूट्यूब वाले रशिया के लीडर्स को, अमेरिका के कहने पे और इजराइल के कहने पे, रशिया के बड़े बड़े लीडर्स का जो चैनल है वो रिमूव कर देते हैं। तो ये आप देखिए इतनी बड़ी बात हो रही, हम कहाँ हैं, और बाकी ये जो अशोक कुमार पांडे और ये जो दीपक शर्मा और इस तरह के लोग हैं, ये कहाँ हैं? इनका अपना, ये इनका धंधा है। लेकिन यहां पर तो हम तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो एक मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और झुकेंगे नहीं। जैसे इमाम हुसैन नहीं झुके थे करबला की लड़ाई में, चाहे सर कट जाए झुकेंगे नहीं। और मैंने मजलिस सुनी कलवे जवाद साहब की, रोना आ गया जिस तरह से उन्होंने पूरी जो करबला की लड़ाई है उसको बयान किया। तो मैं देखिए आपको बता रहा हूं कि ये वीडियो लंबा होगा, और इस वीडियो में आप आज का जो अपडेट है वो तो आप सुनेंगे ही, उसको मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। और फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर तक पहुंचाइए। यूट्यूब में एक मैंने चीज़ समझ ली है कि अगर आप, जैसे मैं 50,000 क्रॉस करता हूं, ये उसको बैन कर देते और फिर आप कभी वापस नहीं आ सकते। अब मैं 1 लाख क्रॉस करूंगा एक हफ्ते में, ये आपकी जिम्मेदारी है, तब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको टाइम लगता है। अगर फटाक से ये शुरू होते होते 5, 10, 20 हजार से 1 लाख पहुंच गया एक हफ्ते के अंदर, तो कोई भी इसको बैन नहीं कर सकता। तो ये देखिए आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जानकारी के लिए मैंने टेलीग्राम में भी चैनल शुरू कर दिया है। आप टेलीग्राम में बस जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, एग्जैक्टली उसमें दिन भर का अपडेट आता है, ये वीडियो भी वहाँ रहेगा। और टेलीग्राम में आप अमरीश मिश्रा स्पीक्स आप टाइप करिए तो आ जाएगा। और इस चैनल का नाम अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 है, मैंने पूरा उसको बरकरार रखा है। और इसलिए देखिए अभी ये फर्स्ट वीडियो इसका है। आज देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे वैसे महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। ये देखिए जो एक खबर आई सुबह सुबह कि आईडीएफ ने पिछले 2 महीनों में लेबनान बॉर्डर पे 7,000 सैनिक खोए हैं। अब ये कहां से आई? ये हिब्रू सोर्सेस से आई। क्यों? अच्छा, ये कहां से पता लगा? कि इजराइल ने एक नया सर्कुलर जारी किया, इजरायली सरकार ने और आईडीएफ ने, कि उनको 7,000 नए सैनिकों की जरूरत है, और ये सैनिक उनको लेबनान बॉर्डर के लिए जरूरत है। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि एक जो अति रूढ़िवादी जो यहूदी हैं, जिन्होंने सेना में जाने से मना कर दिया, 3,000 वो रिक्रूट हुए थे, उसमें से केवल 240 हाजिर हुए। तो इसलिए अब आप देखिए इस तरह से संकट बढ़ता जा रहा है। लेबनान में मारे जा रहे हैं, और इधर यहां पर जो 3,000 लोग जिनको उन्होंने बुलाया, उसमें से केवल 240 हाजिर हुए। उसके बाद देखिए जो अति रूढ़वादी इजरायली हैं, उनकी मंशा है कि फिलिस्तीनी नष्ट हों, लेकिन जब उनके ऊपर आती है, जब युद्ध की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। ये देखिए पूरी इजराइल की ये सच्चाई है, और ये एक तरह से प्रतिबिंबित करता है कि पूरा पश्चिमी जो जगत है उसकी क्या क्राइसिस है। उसमें लोग लड़ने की स्थिति में नहीं है, बात बहुत कर लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे पास मिसाइल्स है, टेक्नोलॉजी, हम पूरा नष्ट कर देंगे, सब कुछ कब्जा कर देंगे। इस बार वो नहीं हुआ। इस बार पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और लेबनीज रेजिस्टेंस और यमनीज रेजिस्टेंस और इराकी रेजिस्टेंस और ईरान ने सब ने मिल के इस तरीके से घेराबंदी की कि आप फेल हो गए। तो इसलिए देखिए यहां पर ये पूरी समस्या आई। दूसरी खबर देखिए कि जो 2 नवंबर 2024 को एक बड़ी घटना उत्तरी गाजा में हुई, जिसका वीडियो आया है, और वो वीडियो टेलीग्राम पे भी पड़ा है, और उसमें ये एक्स हैंडल पे भी मेरे शायद है। ये टेलीग्राम पे 100% है। आप जाइएगा टेलीग्राम, अमरीश मिश्रा स्पीक्स टाइप करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, उसमें सारे वीडियोज आ जाएंगे। तो अभी आप देखिए, तो इसमें जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, उसने जबलिया में जहां पर एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, नरसंहार हो रहा है, वहां पर उसने सीधे किस तरीके से एक ऐसे एंगल से कि जैसे उनका टैंक जो है, एक टैंक इजराइल का, वो एक खड़ा है, उसके पास 3 सोल्जर्स जा रहे हैं, लेकिन जो हमास का फाइटर जो आरपीजी लॉन्च कर रहा है, आरपीजी से मारा, वो बिल्कुल ऐसे हो गया, मतलब, और आरपीजी में एक स्पेशल कैमरा होता।
तो जब वो ऐसे हो गया तो उसको स्लांटिंग में ऐसे आप देखिए तो आपको केवल टैंक पे आपकी रहती, जब वो स्लांट कर गया तो उधर से 3 जो आईडीएफ सोल्जर्स हैं वो भी नजर में आ गए। तो एक एक वार में जो 4 आईडीएफ सोल्जर्स थे वो भी मारे गए और टैंक भी नष्ट हो गया। ये बड़ा यूनिक एक इंसिडेंट है। मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये आपको ये जो एंगल वाली बात है ये मैंने कुछ बैटल्स में देखी है, कुछ बैटल्स की स्टडी के दौरान, लेकिन ये बड़ी यूनिक चीज है। उसके बाद आप देखिए कि उत्तरी गाजा में ही एक वही देखिए जो मैंने आपको बताया था नई टेक्निक, जो एक नई टेक्निक जो इजाद की है हमास ने, जिसको आईडीएफ नहीं समझ पा रही है। और अल सईद हॉस्पिटल जबलिया, अल यमन अल सईद हॉस्पिटल, उसके पास फिर से एक घर में आईडीएफ के सोल्जर्स घुसे, वहां ब्लास्ट हुआ और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस वहां पर सफल रहा। अब इसमें देखिए वही बात है कि अभी तक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पिछले 6-7 महीनों से जब भी इमारतों में एक्सप्लोजिव लगाता है तो सबसे ऊपरी मंजिल में लगाता है और इजरायली इसके आदी हो चुके हैं। अब अचानक पिछले 2-3 घटनाओं में इसने जो पहली मतलब जो दूसरी मंजिल है उसमें लगाना शुरू कर दिया। तो इसमें भी देखिए ये हुआ, ये जो घटना हुई अल सईद और इसमें अल सईद हॉस्पिटल के पास आईडीएफ के सोल्जर्स जैसे ही घुसे तो उन्होंने ये सोचा था कि फर्स्ट फ्लोर पे एक्सप्लोजिव्स हैं, तो उनके साथ एक्सप्लोजिव्स को डिसआर्म करने वाले लोग भी थे जो एक्सप्लोजिव्स हटा सकते हैं। लेकिन ये लोग सेकंड फ्लोर पे रुक गए ये सोच के कि सेकंड फ्लोर तो सेफ है, और वहीं ब्लास्ट हो गया। ये देखिए खासियत। अच्छा, उसके बाद देखिए लेबनान में और एक चीज सामने आ गई, साफ हो गया कि खियाम की लड़ाई फाइनली लेबनीज रेजिस्टेंस जीत गया है और उसमें इजराइल पूरी तरह से पीछे हट गया। 20 लेबनीज सिविलियंस को वो मार पाए, अदरवाइज एक भी हिजबुल्ला फाइटर की या लेबनीज रेजिस्टेंस के फाइटर की एक भी कहीं भी वो दिखा नहीं सके कि एक उन्होंने मारा है। जबकि इजरायली कितने मरे हैं इस पूरे इसमें इसका कोई हिसाब नहीं है, 100 के ऊपर तो खुद इजरायली सोर्सेज इस पे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद देखिए जो दूसरी जो इजराइल ने कोशिश की कि एटरून और मारून अल रस इसके बीच वो जो कि ख्याम थोड़ा पूरब में है, ख्याम से थोड़ा पश्चिम की तरफ जो दूसरे बॉर्डर पॉइंट्स हैं लेबनान इजराइल बॉर्डर के, मारून अल रस और एटरून, वहां से घुसने की कोशिश की, वहां भी बुरी तरह मार खाए। और मारून अल रस, आयनेटा और बिंट जबील, ये जो पूरा एक मारून अल रस थोड़ा सा खियाम के पूरब में है, मैं पश्चिम कह रहा था वो गलत था, खयाम के पूरब में। खयाम के पूरब से अब जब खयाम में वो फेल किए और थोड़ा सा पूरब में उन्होंने वहां से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मारून अल रस, आयनेटा और बिंट जबील जो एक अक्ष है, एक एक्सिस है ट्रायंगल, वहां से घुसने की कोशिश की, वो वहां भी अभी तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। वहां भी जो लेबनीज रेजिस्टेंस का फायर पावर है उसकी वजह से वो रुके हुए। फिर देखिए एक बड़ी घटना, नेतन्याहू के घर पे आज 5वीं बार हमला हुआ। मैं रोज कह रहा हूं, हर बार मैंने बताया आपको कि किस तरीके से यही तरीका होता है, बार बार अटैक होता है और उसके बाद किसी निर्णायक अटैक में काम हो जाता है। तो हर्जी हलेवी जो आईडीएफ कमांडर है उन पे देखिए 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है, नेतन्याहू पे ये 5वां अटेम्प्ट है उसके घर पे। अब इसकी पूरी डिटेल्स अभी नहीं आए हैं और इसके देखिए डिटेल्स आएंगे तो कल मैं बताऊंगा आपको। लेकिन काउंटडाउन हैज बिगिन, उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके बाद देखिए हिजबुल्ला ने जब ये मतलब लेबनीज रेजिस्टेंस ने जब मारा और जब ये जो मैंने बताया कि एक और ट्रायंगल से इजरायली फोर्सेस घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर जब वो विफल हो गए, आईडीएफ विफल हो गया, तो फिर हिजबुल्ला ने एक के बाद एक जो गलीली फिंगर है या जो पूरा नॉर्थ इजराइल को ऐसे जो मतलब एक उंगली की तरह ऐसे जैसे ऐसे होती है उंगली ये वाली, तो उस तरह से वो वहां पर जो इजरायली सेटलमेंट से वहां पर एक साथ उन्होंने जबरदस्त तरीके से रॉकेट फायर किया। और इसमें अच्छा इसी जब ये किया तो उसी समय पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गाजा के अंदर से शुरू किया और उन्होंने सेडरोट, मेफ्लसिम और ऐसे तमाम जो गाजा से लगी बस्तियां वहां निशाना बनाया। यानी साउथ गाजा में भी एक यहां से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा, नॉर्थ गाजा में लेबनीज रेजिस्टेंस ने मारा। उसके बाद देखिए एक और खबर आई कि इजरायली वायुसेना के एक रिजर्व मेजर ने गाजा में बमबारी की थी, छुट्टी के लिए वो घर आया था और उसको दोबारा सेवा में जाना था, नहीं गया वो, उसने आत्महत्या कर ली। और ये
मतलब ये कम से कम छठी या सातवीं घटना है जिसमें आईडीएफ के जो स्पेशली वायुसेना के लोग जो बम गिरा रहे हैं उन्होंने आत्महत्या की। वो आत्महत्या कर रहे हैं। अमेरिका में तो तीन एक सोल्जर और दो सिविलियंस ऑलरेडी एक तो मारे ही गए थे और उसके बाद दो बच गए थे, बहुत उनकी लेकिन हालत बुरी हुई थी। ये देखिए अमेरिका में भी हो रहा है, इजराइल में तो ये एक बड़े लेवल पे हो रहा है और बहुत सारी खबरें छुपाई जा रही हैं, ये तो सामने आ गई। उसके बाद आप देखिए कि एक वेस्ट बैंक में आज बड़ी लड़ाई हुई, जेनिन में, तुलकरेम में, ट्यूबस में, सब जगह। तो वो देखिए उसका ब्यौरा। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जकार ने अक्ष पे आईडीएफ पैदल सेना को एक निशाना बनाया, स्नाइपर शूटिंग ऑपरेशन हुआ, मतलब 100% कंफर्म्ड। ये हुआ जेनिन में, जगह का नाम मैंने बताया। उसके बाद देखिए जो जेनिन की इंजीनियरिंग इकाई है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, उसने आईडीएफ वाहनों और सेनाओं पे घात लगाकर हमला करने की शुरुआत की, जिसमें 3 घात सफल हुए और 3 घात मतलब एम्बुश, 3 एम्बुशेस सफल हुए जिसमें आईडीएफ को नुकसान हुआ। एक में तो बुलडोजर चालक के हताहत होने की पुष्टि हुई और कई जो बुलडोजर्स हैं वो बेकार हो गए, काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए तो जेनिन के मार्टियर्स ट्रायंगल पे एक और घटना हुई जहां पर फिर से बुलडोजर और व्हीकल्स आ रहे थे, वहां पर भी एक्सप्लोजिव यूज करके फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वहां पर उनको रोका। उसके बाद देखिए ट्यूबस में भी भयंकर जंग छिड़ी और जो तम्मून है, तम्मून एक इलाका है, वहां पर फिलिस्तीनी लड़ाके शहीद भी हुए और वहां पर आईडीएफ के लोग भी वहां पर मारे गए। उसके बाद देखिए जेनिन में फिर से मार्टियर्स ट्रायंगल पे दूसरी घटना हुई और वहां पर फिर वही रिजल्ट वही रहा कि आईडीएफ अंदर नहीं घुस पाया। उसके बाद एक खबर आई इजरायली सोर्सेज की तरफ से कि लेबनान में जो लेबनीज रेजिस्टेंस से लड़ाई है उसमें उनके कुछ सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो गए। ये जो मरून अल रस वगैरह का जो इलाका है खियाम से पूरब में, वहां पर इस तरह की सिचुएशन ये पैदा हुई और वहां से जो खबरें आई उसके हिसाब से आईडीएफ सोल्जर्स वहां पर गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर आई जो रशिया से आई। अब आप देखिए, अब आप इस चीज को देखिए कि रशिया ने 2 ईरान के जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में छोड़ा है। ईरान के सैटेलाइट्स हैं ये कौसर और हुदहुद देखिए, हिजबुल्लाह का भी वो ड्रोन था जिसने पूरे इजराइल को मैप किया था। एक हुदहुद इजराइल का भी ईरान का सैटेलाइट है और ईरान के इस सैटेलाइट के साथ दूसरा कौसर सैटेलाइट, इन 2 सैटेलाइट्स को रशिया ने लॉन्च किया। कहां पर? स्पेस में। अब स्पेस में लॉन्च क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली ईरान हमला करने जा रहा है। आज अमेरिका का इलेक्शन है और उसके बाद अगर नया प्रेसिडेंट चुन भी लिया जाएगा, उसको भी लगेगा 20 जनवरी के पहले वो ओथ नहीं ले सकता है। तो पूरा एक अव्यवस्था अमेरिका में फैली हुई है और इस समय देखिएगा कितनी लड़ाई होगी बाइडेन और ट्रंप में कि कौन जीता। दोनों ने कह दिया कि अगर हम हारे, मतलब बाइडेन ट्रंप ने, कमला हैरिस है उधर, दोनों ने कह दिया कि अगर हम हारे तो हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। तो मतलब कि वहां पर एक अजीब तरह के गृह युद्ध की स्थिति पहले हो चुका है। 2020 के जब चुनाव नतीजे आए थे, ट्रंप बहुत ही कम मार्जिन से हारा था। आप जानते थे वहां क्या हुआ। मतलब ट्रंप के सपोर्टर्स व्हाइट हाउस में घुस गए थे, गोली चली उनको, और उसके बाद ट्रंप पे केस चले कितने सारे देशद्रोह तक के। तो अब जो अमेरिका की स्थिति बिल्कुल अस्थिर है। नेतन्याहू इसका फायदा उठाना चाहता है। वो सोच रहा है कि इसमें जितनी बमबारी कर लें, जो भी हम कर ले, अमेरिका को हम घसीटे या ईरान से सीधे हो जाए कुछ, तो अमेरिका को आना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि अमेरिका की अंदर की हालत कितनी खराब है। कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है कि अमेरिकन ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट भेजा जाए, क्योंकि इस बात पे तो ट्रंप भी कह चुका है और ट्रंप बार बार कह रहा है। वो कोई फर्क नहीं है उसमें और कमला हैरिस में, दोनों ही जो वहाँ की जूइश लॉबी है उसके साथ है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती, तो ट्रंप उस प्रैक्टिकल चीजों को बता रहा है कि भाई वहां जाना संभव नहीं है। तो अब देखिए, हालांकि दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो हम आएंगे तो ईरान को ठीक कर देंगे, बट वो सब बातें हैं। अभी क्या है कि जब रशिया ने ईरान का सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया है तो ईरान के पास भी वो क्षमता हो गई है। पहले क्षमता थी 12 मिनट में 2000 किलोमीटर कवर करते हुए मिसाइल छोड़ना,
अब ये क्षमता हो जाएगी 4 मिनट में, 4 या 5 मिनट में वो मिसाइल छोड़ के उस सैटेलाइट के माध्यम से वो इजराइल पे ईरान स्ट्राइक कर सकता है। ये देखिए इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस। उसके बाद देखिए जो एक और खबर आती है कि आईडीएफ का जो नहाल ब्रिगेड है, इसकी 932वीं जो इसकी बटालियन है, इसके कई सैनिक लेबनान में ये लेबनान की लड़ाई में ये लोग घायल हो गए हैं। और ये खबर देर से आई क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा अंदर घुसे थे, वहां पर ये घटना हुई। उसके बाद देखिए नॉर्थ कोरिया ने आज मिसाइल टेस्ट की 100 किलोमीटर ऊंचाई, 100 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर दूरी की रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स आज उनको टेस्ट किया। अब आप ये बताइए कि 400 किलोमीटर दूरी और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ऑब्वियसली साउथ कोरिया को रोका जाएगा। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया पहुंच गई हैं, यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सब चीजें आप तक ना पहुंचे इसीलिए हम लोग को बैन किया जाता है, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए IRGC के जो यानी ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड है, उसके ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपौर ने ये सूचना दी कि जो कुछ बलूची इस तरीके से जो ईरान बॉर्डर पे जो कुछ ग्रुप्स हैं जो आतंकवाद में शामिल रहते हैं, उनको सीधे मोसाद हैंडल कर रहा है। ये खुल के ईरान ने कहा, ईरान की ऑफिशियल पोजीशन, कि उनको मोसाद हैंडल कर रहा है और उनके बड़े जो बेसेस हैं उसको ईरान डिस्ट्रॉय कर चुका है। क्योंकि ईरान ये चाहता है कि इजराइल से जैसे युद्ध हो तो वो अंदरूनी इस तरीके जो लोग हैं जो अंदरूनी एक गड़बड़ी पैदा करते हैं उसको वो दबाए। और एक वो जो एक महिला वाला किस्सा आया था अभी कल ही कि एक फोटो में एक महिला घूम रही है तेहरान में, विरोध करे, ऐसा कुछ नहीं था। वो मानसिक रूप से बीमार थी और उसको अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। उसके बाद देखिए लेबनीज रेजिस्टेंस ने फिर से मेटुल्ला, कफर गिलाडी, मनारा इस तरीके के कई जगहों पर हमला किया। इराकी रेजिस्टेंस ने सफत और हाइफा पे सीधे हमला किया। फिर देखिए लेबनान बॉर्डर पे अब ये चौथी घटना आज की, जो एक खनौक अल कसारा क्षेत्र है, ये रमिश यानी रमिया जो शहर है, ये थोड़ा खियाम से वेस्ट। पहले जो मैंने कहा था वो नहीं, वो तो थोड़ा ईस्ट था, खियाम से ये थोड़ा वेस्ट है। यहां पर से भी घुसने की कोशिश की, कई घंटे संघर्ष चला और अंतोगत्वा इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा। आप लोग भी सोचते होंगे कि बार बार पीछे हटना पड़ता है, लेकिन ये सच्चाई है, मैं क्या करूं बताइए। इसमें मेरा कोई बल नहीं है, मतलब मेरा कोई बस नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। और ये जो यूट्यूब के हेड हैं नील मोहन, इनको मैं समझाना चाहता हूं ज़्यादा चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ज़्यादा चाटुकारिता करोगे तो यूट्यूब की जगह दूसरा आ जाएगा। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, वेबसाइट मेरी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जोरों पे, और वो फ्राइडे तक आपके सामने होगी। तो एक वीडियोस हमारे ये अगर ये भी चैनल बैन होता है तो वेबसाइट है, कोई उसमें समस्या नहीं है। अच्छा अब देखिए कि ट्यूबस में फिर से अल फरा जो कैंप है वहाँ लड़ाई हुई, तुलकरेम में लड़ाई हुई, और फिर नाब्लस स्ट्रीट में लड़ाई हुई। और सबसे बड़ी बात, जो तुलकरेम में एक जगह नूर शम्स कैंप में जो कीलें गाड़ के अब सोचिए इतनी छोटी सी चीज, कीले गाड़ के, और कीलों पे एक्सप्लोजिव्स रखे थे छोटे छोटे पटाखे जैसे, सोचिए आप। तो पूरा इम्प्रोवाइज्ड आईईडी, वो भी स्मॉल स्केल। इन स्मॉल स्केल आईईडीज को इम्प्रोवाइज करके फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके साथ देखिए आज इस नए चैनल का पहला वीडियो हम आपके हवाले करते हैं। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इसको पूरा अंत तक देखिएगा। और वेबसाइट तैयार हो रही है, जरा सा भी हतोत्साहित मत होइएगा कि अगर ये भी रिमूव हो जाए, बैन हो जाए, कब तक तुम करोगे। मैं तो चौथा फिर शुरू कर दूंगा, पांचवा कर दूंगा वो, लेकिन उस पर हम डिपेंडेंट अब नहीं है। या ये आखिरी चैनल है जिसमें हम कोशिशें कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी फ्राइडे से वेबसाइट शुरू हो जाएगी। तो अगर आप 2 दिन में बैन कर दो, 4 दिन में बैन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेबसाइट अब होगी, वहां कोई माई कलाल उसको बैन नहीं कर सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।